हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 153 पर मौजूद है ये। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। हमने अल्केन्स की हेलोजिनेशन करवाई थी। अल्केन के एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने उसकी जगह हेलोजेन ग्रुप लगाया था। इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, 3 स्टेप्स। कौन कौन से? चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप। देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, चेन इनिशिएशन स्टेप। इसमें Cl2 मॉलिक्यूल को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को जब हीट किया जाता है या रेडिएशंस HV अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के जरिए हीट किया जाता है, तो ये मॉलिक्यूल एटम्स में टूट जाते हैं, फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। ये देखिए फ्री रेडिकल्स बन गए। अब ये फ्री रेडिकल्स रिएक्टिव होने की वजह से इस CH4 के साथ सर आवाज नहीं आ रही है। सर की आवाज कट रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन हो गई, हमने फ्री रेडिकल्स बना लिए, ये CH4 के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखें Cl रेडिकल जब मीथेन के साथ रिएक्ट करता है तो इसका हाइड्रोजन अपने साथ अटैच कर लेता है, और जैसे ही ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होता है Cl के साथ, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। इसे हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज ऐसी क्लीवेज होती है जिसमें जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली डिवाइड होते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इसके पास और एक इसके पास चला जाएगा। अगर हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन चला जाए तो हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा HCl। अब एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया, इसे कह देंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। अब हम जानते हैं कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये फर्दर मौजूद Cl2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और उसके जो क्लोरीन है उसको अपने साथ अटैच कर लेता है, फिर क्लोरीन रेडिकल बनता है और फिर क्लोरीन रेडिकल नेक्स्ट इसमें से हाइड्रोजन निकाल लेता है। इसे देखें, ये स्टेप नंबर 4। ये देखें, इसने इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया, ये हाइड्रोजन चला गया, फ्री रेडिकल बन गया। अब फिर रेडिकल Cl के साथ रिएक्ट करेगा, Cl रेडिकल बनाएगा। तो तब ये सारे रिएक्शंस तब तक चलते जाएंगे जब तक कि आखिरी हाइड्रोजन भी रिमूव ना हो जाए। ये देखिए, ये रेडिकल बनेगा और रेडिकल फिर Cl के साथ। तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनने तक ये रिएक्शन जारी रहता है। ये है चेन प्रोपेगेशन। इसके बाद चेन टर्मिनेशन स्टेप क्या है? अगर ये जो रेडिकल बनता है, हमने देखा कि अगर जो रेडिकल्स बन रहे हैं वो आपस में ही रिएक्ट कर जाएं। ये देखें ना, यहाँ पे रेडिकल क्या करता है, मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर तो रेडिकल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे तो फिर तो रिएक्शन आगे चलता जाता है। ये देख लें, रेडिकल मॉलिक्यूल के साथ, रेडिकल मॉलिक्यूल के साथ, रेडिकल जब तक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता रहे तब तक ये रिएक्शन जारी रहता है। लेकिन जैसे ही रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ रिएक्ट कर जाता है तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। इसे हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। ये देखें, अगर मिथाइल रेडिकल क्लोराइड रेडिकल के साथ रिएक्ट करे तो ये CH3Cl बन जाएगा, क्लोरोमीथेन। और अगर 2 रेडिकल्स मिथाइल रेडिकल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ईथेन बन जाता है। तो ये रिएक्शन को रोक देते हैं ये स्टेप्स, इन्हें हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप।
यानी चेन प्रोसेस को रोकने वाले रिएक्शंस, ठीक है, ये चेन टर्मिनेशन स्टेप्स हैं। सो ये आपने याद रखने हैं, बस इसमें हमारे पास यही था। उसके बाद फिर ये रिएक्शन आपके नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती है चैप्टर अल्कीन्स का। चैप्टर अल्कीन्स का चैप्टर है, इसको हम देखते हैं। अल्केन्स एक्सक्यूज मी की सर। प्रॉपर्टीज। जी सर मैं पूछ रही थी कि ये जो अल्केन्स है इसके सिर्फ मतलब ये चैप्टर इसके अंदर इतना ही है, मतलब अगर हमने इसको फोटोस्टेट करवाना है तो हम सारे फोटोस्टेट करवा लें, या फिर कोई ऐसा भी है अंदर टॉपिक जो हमारे सिलेबस में नहीं है और इसमें है? हाँ जी, इसके अंदर अगर आप इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं नहीं है, इसलिए जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको फोटो कॉपी है तो सिर्फ उन्हीं की निकालना। सर आपकी आवाज कट रही है। सर जो चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा है बेसिक कंसेप्ट्स वाला, वो सर इसके कंटेंट्स में उस चैप्टर का क्या नेम है? वो तो सारे ही करवाना पड़ेगा ना, नोमेनक्लेचर वाला भी। आपकी आवाज कट रही है, कुछ समझ नहीं आया, दोबारा बताएं। सो आई वाज आस्किंग के जो चैप्टर नंबर 1 है, जो हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है, वो इसके कंटेंट्स के अंदर उस चैप्टर का क्या नेम है? मैं कल ढूंढ रही थी तो मुझे मिल नहीं रहा था वो। कह रहे हैं 2 मिनट, कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसको सेट कर लूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है। फर्स्ट वाला नोमेनक्लेचर वाला चैप्टर नंबर 3 है। हाँ वो तो मुझे मिल गया था, मैं बेसिक कंसेप्ट्स वाला पूछ रही हूँ। बेसिक कंसेप्ट्स वाला नहीं है चैप्टर जो वो जिसके अंदर वो वाले सारे इंडक्टिव इफेक्ट और वो वाले सारे, उसका रेजोनेंस वाला, वो चैप्टर नंबर 4 है। हाँ ठीक है, ओके। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है अब सही? जी सर आ रही है। सर ठीक है जी। आयशा, आपने कुछ पूछना है या आगे चलें हम? नो सर, पता चल गया। गुड हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास ये है जी, यहाँ पे अल्कीन्स है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स का नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है अल्कीन्स। ये आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है अल्कीन्स का टॉपिक। जनरल रिएक्शंस प्रिपरेशंस वगैरह आपने वहाँ पे भी पढ़ी हुई हैं, जनरल प्रिपरेशन मेथड्स वहाँ पे भी पढ़े हैं सेकेंड ईयर में। उन्हीं के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की मैकेनिज्म यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उनके मैकेनिज्म्स कैसे करने हैं हमने वो यहाँ पे हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर अल्कीन्स? डिस्कस देयर नोमेनक्लेचर। ये अल्कीन्स जनरल फार्मूला CnH2n, ठीक है, और इसमें एक डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड मौजूद होता है इसमें, जनरल कॉमन नेम्स वगैरह ये आपको पता है, हमने नोमेनक्लेचर भी इसकी कर ली है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेड बाय हिंडर्ड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड? ये क्या है हिंडर्ड रोटेशन? हिंडर्ड का मतलब है रोकना, रोटेशन को रोकना, ये है हिंडर्ड रोटेशन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से जो कार्बन रोटेट करती है, ठीक है, ये कार्बन दोनों अल्केन्स में हो तो ये रोटेट करती हैं, ठीक है, ये एक जगह पे घूमती रहती है, लेकिन क्योंकि ये डबल बॉन्ड आ जाता है तो इस वजह से रोटेशन रुक जाती है। 2 बॉन्ड्स है ना, तो 2 बॉन्ड्स, ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तभी ये रोटेट कर सकेगी एक जगह पे। रोटेशन तभी हो सकती है जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो इसलिए जब तक ये डबल बॉन्ड बन जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है, तो ये रोटेशन रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, हिंडर्ड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से हटके डबल बॉन्ड आ गया है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जब एनर्जी चाहिए तो तब ये आगे ये बॉन्ड टूटेगा और हमें
वो रोटेशन पॉसिबल हो सकेगी। अल्केन्स में ये रोटेशन पॉसिबल होती है, इसको मजीद हम स्टीरियोआइसोमेरिज्म में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जी एमओटी के अकॉर्डिंग जो हमने हाइब्रिडाइजेशंस वीबीटी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशंस पढ़ी हैं इथाइलिन की, जिसमें आपने बताया कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन स्टेट है। बताएंगे उसमें कि एक पी जो है वो पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना लेता है, और जो दो पी ऑर्बिटल्स हैं वो इसके कार्बन के वो सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। और ये वाला पी भी इसके सिग्मा बॉन्ड बनता है एस, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये हमने सारा इसकी डिस्कशन कर ली हुई है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे ये रिवीजन है एक किस्म की। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। वो कहता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है इथाइलिन में बॉन्ड लेंथ ये स्मॉलर है इथाइलिन में, जबकि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है इथेन के अंदर वो ज्यादा होती है, ठीक है। अल्केन्स के अंदर क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और अल्कीन्स के अंदर क्योंकि डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड की वजह से अट्रैक्शन दो एटम्स के दरमियान ज़्यादा हो जाती है, तो एटम्स करीब करीब आ जाते हैं, इसलिए बॉन्ड लेंथ स्मॉलर होती है इथाइलिन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स गिविंग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जी क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अल्कीन्स को प्रिपेयर करना है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कीन्स में अगर आप गौर करें तो ये डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। इसका मतलब ये है कि ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन और इस कार्बन के पास एक एक वैलेंसी होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये रिमूवल से बन सकता है डबल बॉन्ड, यानी एलिमिनेशन रिएक्शंस से डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन से डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि अगर हम रिमूवल करते हैं किसी ग्रुप की, किसी एटम की, दो कार्बन एटम्स पर जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं उन पर हम रिमूवल करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, तो ये डबल बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे वो कहता है कि डिहाइड्रेशन, जहाँ पे वर्ड डी का मतलब होता है ना, डी मतलब उसका मतलब है रिमूवल, और जहां भी डी वर्ड आ जाए तो उसका मतलब ये है आपको यहाँ पे ये साइन मिल रहा है, ये इंडिकेशन मिल रहा है कि या तो डबल बॉन्ड बनेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये इंडिकेशन है याद रखने के लिए कि डी वर्ड जो है ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन इससे बन सकती है। अब देखिए अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करवानी है, हाइड्रेशन मतलब पानी, डी मतलब निकालना, ठीक है। तो अल्कोहल्स में से हमने डिहाइड्रेशन करवानी है, पानी निकालना है, तो इसके लिए यूज करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4, और हीट किया जाता है क्योंकि हमने बॉन्ड्स तोड़ने हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन करने के लिए, बॉन्ड्स तोड़ने के लिए हीट चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं इसमें, और पानी निकल जाता है H2O कि एक कार्बन पे OH ग्रुप और साथ वाली कार्बन पे जो H ग्रुप है वो रिमूव होगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये है रिएक्शन। अब देखते हैं नंबर 1 एग्जांपल के तौर पे, ये देखें हमारे पास मौजूद है CH3CH2OH यानी एथेनॉल, इसकी हमने डिहाइड्रेशन करवाई, टेम्परेचर दिया, कैटलिस्ट यूज किया, डबल बॉन्ड बन गया इथाइलिन, एथेनॉल इनटू इथाइलिन। जी ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल 1 ब्यूटानॉल है, 4 कार्बन है, फर्स्ट के साथ OH लगा हुआ है, यूज करेंगे टेम्परेचर और H2SO4 बन जाएगा ब्यूटीन। मेजर प्रोडक्ट, अब ये मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज़ को आगे जाके समझते हैं कि ये क्या है, कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनती है और माइनर प्रोडक्ट हमें क्या बनाती है। ये देखिए पहले ये देख लें एक बार इसके। नंबर 3 ये है जी टर्शरी अल्कोहल, कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप है वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन्स के साथ अटैच है, तो इसे हम कहेंगे टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। जनरली इसको कहते हैं टर्शरी अल्कोहल। तो इसका नाम क्या है, 2 पे हाइड्रोक्सिल है, तो और 2 पे आपके पास मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसमें 20% H2SO4 इस्तेमाल करना पड़ता है और मिथाइलिन बन जाती है, ठीक है, प्रोपीन बन जाती है, डबल बॉन्ड बन गया। ये देखें
याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है ये OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा, और क्योंकि वाटर रिमूव होना है तो फिर एक हाइड्रोजन और भी होना चाहिए। तो वो हाइड्रोजन कौन देगा? ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन या फिर ये वाली कार्बन, तीनों में से कोई भी एक कार्बन अपना हाइड्रोजन दे सकती है इस रिमूवल के लिए, वाटर की रिमूवल के लिए। तीनों में से कोई भी दे सकती है। ठीक है, तो हम इसमें से फर्ज कर लें इसको, इसमें से H को रिमूव कर लेते हैं, एक H चला जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का साइन है यहाँ पे। ठीक है, ये प्लस का साइन है, इसको नहीं समझ लेना कि ये बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, प्लस H2O, यानी H2O रिमूव हो गया। इसके बाद ये देखें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसकी डिहाइड्रेशन करवानी है। मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप है उस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव नहीं करना। जिस कार्बन पर OH ग्रुप है उसके साथ वाली जो कार्बन है वो कार्बन दे सकती है अपना हाइड्रोजन वाटर की रिमूवल के लिए, यानी बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है। जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बाद वाली जो कार्बन होती है उसे कहते हैं बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसे कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा और पानी निकल जाएगा, पानी निकल गया, डबल बॉन्ड बन गया, ये प्रोपेलीन बन गया, आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल अल्कोहल इनटू प्रोपाइलीन। ठीक है, उसके बाद रिएक्टिविटी ओरिएंटेशन। अब आते हैं कि ये मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट का क्या चक्कर है। रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं जी कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस 3 डिग्री अल्कोहल्स बहुत ही आसानी से दे देते हैं, यानी 3 डिग्री अल्कोहल से अल्कीन बनाना बहुत आसान होता है। ये देखें, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। 3 डिग्री अल्कोहल्स सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन देते हैं, फिर 2 डिग्री अल्कोहल उससे कम, और फिर 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करवाना बहुत ही मुश्किल होता है। रीज़न स्टेबिलिटी। पहले आपको दिखा दूं कि 3 डिग्री अल्कोहल है क्या। ये है, ये वाला जिसे हम टर्शियरी अल्कोहल कह रहे हैं ना, टर्शियरी अल्कोहल, ये आपको नजर आ रहा होगा, इसे कह रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि इस कार्बन के साथ फर्दर 3 कार्बन अटैच हैं, इसे 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। जिस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हो उसे कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाना सबसे आसान, 2 डिग्री अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाना इससे मुश्किल, और फिर 1 डिग्री अल्कोहल की उससे भी ज़्यादा मुश्किल। ये है 1 डिग्री अल्कोहल, ये दोनों, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है बस, तो इसे कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। ये दोनों 1 डिग्री अल्कोहल है। अच्छा, तो इनकी डिहाइड्रेशन करवाना सबसे मुश्किल होता है। रीज़न स्टेबिलिटी। ये देखिए, इसको यहाँ देखते हैं, ये देखिए यहाँ से, तो क्योंकि जिस कंपाउंड के पास ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे, सेकंड और टर्शियरी और सेकेंडरी जो कार्बन होते हैं वो जितने अपने हाइड्रोजन्स दे सकते हैं फिर उतनी ही ज्यादा डिहाइड्रेशन होगी, इसलिए 3 डिग्री की ज्यादा होती है। हाँ देखिए, इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये देखें, सिंस एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है और ये सेज़ेफ रूल फॉलो करता है। अब सेज़ेफ रूल, ये SAYTETZEFF रूल, ठीक है, सेज़ेफ रूल इसे कहते हैं कि एलिमिनेशन इस तरह से होगी कि जो अल्कीन बनेगी वो ज़्यादा अल्काइलेटेड हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, यानी ये देखें, इसकी रिमूवल करते हैं हम, OH ग्रुप है, OH ग्रुप रिमूव होने के लिए ये OH ग्रुप होगा यहाँ से रिमूव, तो अगर ये OH ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाए तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब अगर ये OH ग्रुप रिमूव हो और साथ ही साथ इस कार्बन कार्बन के दरमियान भी डबल बॉन्ड बन सकता है, ये देखें, ये दोनों तरफ डबल बॉन्ड बन सकता है। अब यहाँ हमने ये देखना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगी और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगी। तो सेज़ेफ रूल कहता है
कि जिस अल्कीन में अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगी। आइए देखते हैं दोनों के अंदर, ये दोनों अल्कीन्स हैं, ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन्स हैं दोनों। इन कार्बन पे हमने देखने हैं अल्काइल ग्रुप्स। यहाँ इस कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, इस कार्बन के साथ 1 अल्काइल ग्रुप है। ठीक हो गया, 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, इसमें इस कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, और ये डबल बॉन्ड वाली दूसरी कार्बन, इसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो इसमें सिर्फ 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं और इसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो जिसमें अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा तो फिर स्टेबल भी वही ज्यादा। तो जो ज्यादा स्टेबल तो वही ज्यादा बनेगी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसकी स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं आगे जाके कि ये स्टेबल क्यों है। पहले ये समझ लें कि जो अल्काइल, जिस अल्कीन में जो कार्बन है उनके पास जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे वो अल्कीन उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। इस रूल को कहते हैं सेज़ेफ रूल। सेज़ेफ रूल, ठीक है, ये है एलिमिनेशन प्रोसेस का रूल। एलिमिनेशन इस तरह से होगी कि जो डबल बॉन्ड बनता है वो डबल बॉन्ड वाली दोनों कार्बन्स जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स अपने पास रखती होंगी उतनी ही ज्यादा वो अल्कीन स्टेबल होगी, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगी। मैकेनिज्म, आइए देखते हैं मैकेनिज्म में, फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि ये जो मेजर प्रोडक्ट बन रही है ये क्यों ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना? यस सर। ठीक है, अब मैकेनिज्म देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का। जी, डिहाइड्रेशन फर्स्ट प्रोटोनेशन स्टेप होता है, यानी कि हम H2SO4 को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। H2SO4 एक एसिड है, अपना H+ आयन डोनेट करेगा, H+ आयन डोनेट करेगा। अच्छा, अब ये H+ आयन वाटर मॉलिक्यूल जो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको, H+ को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन कार्बन से जो बॉन्ड बना हुआ है वो तोड़ देता है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये रिमूवल ऑफ वाटर, ये स्टेप है। जो ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए कार्बन से बना हुआ बॉन्ड तोड़ देता है। ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ रहा? ये भी तो तोड़ सकता था, ये क्यों नहीं तोड़ा इसने? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की निस्बत कम है। मतलब हाइड्रोजन ने जो बॉन्ड शेयरिंग की हुई है ऑक्सीजन के साथ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास ज्यादा है। ऑक्सीजन खुश है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मैं खुश हूं। लेकिन जब कार्बन के साथ बात की जाएगी, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की निस्बत ज्यादा है। तो कार्बन ने जो शेयरिंग करवाई हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, उसमें ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, खींचा हुआ है। तो फिर ये ऑक्सीजन कहता है ठीक है, फिर मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता हूँ, खुदा हाफिज। ये बॉन्ड तोड़ देता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। अब कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड टूट गया है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसे हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। अब कार्बन अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए अपने ही फैमिली मेंबर से हेल्प लेगा, कहेगा मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। कैसे? अपना हाइड्रोजन रिमूव कर दो, मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, मुझे नहीं पता, मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, मैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हूँ, मेरा पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करो, हेल्प करो मेरी। ठीक है जी, देखें रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, इसने अपना हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। हाइड्रोजन रिमूव करेगा, इसका डबल बॉन्ड बन गया, H+ आयन रिमूव हो जाएगा, इसे कहते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये H वैसे लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो H+ रिमूव हो गया तो ये डबल बॉन्ड बन गया, अल्कीन बन गई। ठीक, तो इसमें ये प्रोसेस कौन सा है? जिसमें कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बोनियम आयन। ठीक है, कार्बोनियम आयन। अब कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी आपने पढ़ी हुई है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपने पढ़ी हुई है। आपको पता है
कि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और उसके बाद फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और फिर लास्ट में प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी देता है। तो क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, टर्शरी कार्बोकेटाइन का क्या मतलब कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगी, उसे कहते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, ये पढ़ लिया। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए टर्शरी कार्बोकेटाइन फौरन से ये कैटाइन बन सकती है, ये फॉर्मेशन हो सकती है। जब ये फॉर्मेशन होगी तो तभी अल्कीन बनेगी ना, इसमें टर्शरी अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, यानी कि अल्कीन पे अल्काइल ग्रुप्स, दोनों जगह पे अल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो वो ज़्यादा स्टेबल मिलेगी। ठीक है, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होता है, और फिर प्राइमरी सबसे कम स्टेबल होता है। देखिए और भी एग्जाम्पल्स आएंगे इसमें, ये देखें आ गई एक और एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है, इसे भी देख लेते हैं। विद सूटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन अल्काइल शिफ्ट। देखें, एक्सप्लेन द रूल दैट गवर्न द ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड लीडिंग टू आइसोमेरिक ओलिफिन। ये क्वेश्चन दोनों तरह से दिया जा सकता है, इसका आंसर एक ही है, और वो रिएक्शन सेम, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल एक जैसा ही है। देखें, ये अल्कोहलिक कहना वो ये चाहता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो अल्कीन है वो अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट देती है, डिहाइड्रेशन से जो प्रोडक्ट मिलती है वो डिफरेंट हो जाती है। क्या देखें, जैसे ये कार्बन है, इसके पास OH ग्रुप है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि जिस कार्बन में OH ग्रुप होगा उस कार्बन के साथ वाली जो कार्बन है वो अपना हाइड्रोजन लॉस करके इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगी। इस कार्बन के साथ वाली कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन है? नहीं है, इसके पास तो नहीं है। इस कार्बन के इस साथ वाली कार्बन के पास हाइड्रोजन है? जी हाँ, 3 है। तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनना चाहिए। हाँ जी, बनता है, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बनती है। मेजर क्या बनती है? मेजर बनती है ये प्रोडक्ट, जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान। अरे भाई, ये क्या हो गया? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है कि ये OH ग्रुप तो इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन था ही नहीं, तो इसने कैसे डबल बॉन्ड बना लिया इस कार्बन के साथ, और ये मेजर प्रोडक्ट भी है। देखते हैं क्या ये चक्कर है। देखें, यहाँ से देखें इस जो ये मैकेनिज्म देखते हैं अंदर की फिनोमेना। इस कार्बन के साथ OH ग्रुप है, इसने ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यूज करते हुए हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगी, प्रोटोनेशन हुई, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए कार्बन से बॉन्ड तोड़ दिया, टूट गया बॉन्ड, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब बताएं, पॉजिटिव चार्ज आया है, ये कौन सी कार्बन है? ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। देखिए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के साथ फर्दर 2 कार्बन अटैच हैं, इसे कहते हैं 2 डिग्री कार्बोनियम आइन, जो कि बहुत कम स्टेबल है बनिस्बत 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के। तो क्या होता है कि अपनी स्टेबिलिटी के लिए इस कार्बन से रिक्वेस्ट करता है, काइंडली मुझे मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म करो, मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म करो। तो ये कार्बन कहती है, अच्छा मैं कैसे खत्म करूं? तुम मुझे अपना अल्काइल ग्रुप दे दो, मैं तुम्हें अपना पॉजिटिव चार्ज दे देती हूँ। अच्छा चलो दो मुझे ज़रा। ये अल्काइल ग्रुप गया इधर, पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर, देखें ये आ गया, अल्काइल ग्रुप आ गया इधर। ये कहते हैं इसे 1-2 अल्काइल शिफ्ट, यानी इस कार्बन से इस कार्बन पे अल्काइल शिफ्टिंग हुई है, इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट स्टेप, रीअरेंजमेंट हुई है। क्यों? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब जो कार्बोकेटाइन बना है ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये ज़्यादा स्टेबल है। ये देखिए, जिस कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये कार्बोकेटाइन बनेगा। बन गया? ठीक है जी, बन गया। अब
अब ये कहता है कि पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए अपने साथ वाली कार्बन से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे हाइड्रोजन रिलीज करके मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। तो इन तीनों में से ये जो हाइड्रोजन है कार्बन का, इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो रिलीज हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखिए ये H+ साइन निकल गया, ये वाला डबल बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन के दरमियान। इसे कहते हैं 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूईन, जिसे मेजर प्रोडक्ट। क्यों मेजर है? क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अच्छा अब देखें, ये मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे कि ये माइनर प्रोडक्ट भी बनती है। ये देखें जैसे यहाँ पे जिक्र किया है कि इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जब वो चला जाता है तो ये माइनर प्रोडक्ट भी बनती है, ये डबल बॉन्ड इसके साथ बना लेगा। ये देखिए अब यहाँ पे नहीं दिया हुआ, चले मैंने आपको बता दिया है, आगे चल के एक और एग्जांपल आएगी उसमें ये दिया हुआ भी है। ठीक है, मैंने बता दिया कि इसमें डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान भी बन सकता है, जिसे हम माइनर प्रोडक्ट कह रहे हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यही बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्जांपल है, वो भी इसी तरह की है। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आपने बताया है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये तीनों यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसमें आपने यही देखना होता है कि जो कार्बन मौजूद है वो 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, और अपने मेजर प्रोडक्ट इसमें बयान करनी है। तो ये देखें फर्स्ट वाली, जिस कार्बन पे OH ग्रुप है उसके साथ फर्दर 3 कार्बन अटैच हैं, टर्शियल अल्कोहल है। जब टर्शियल अल्कोहल अपना OH निकाल देगी, ठीक है, HOH निकालेंगे वाटर के रिमूवल से, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन है तो यही ज़्यादा स्टेबल है और ये कार्बन अपना हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद डबल बॉन्ड बना देगी, तो 2 ब्यूटूईन बनता है। फिर सेकंड ये मॉलिक्यूल है जिस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, वो फर्दर 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये देखें जब रिमूव हो गया वाटर, तो वाटर की रिमूवल के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ से भगा देगा, हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन चला जाएगा, इस पर डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब ये प्राइमरी, यहाँ पे देखें प्राइमरी अल्कोहल है, तो जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है वो फर्दर एक ही कार्बन के साथ अटैच है, प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल की प्रॉपर्टी है कि वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है तो वो क्या बनाना कोशिश करेगा, वो बनाने की कोशिश करेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन या टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो जिसकी भी अवेलेबिलिटी हुई वो बन सकता है। देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज साथ वाली कार्बन से रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, तुम अपना हाइड्रोजन इसको दे दो, इस कार्बन को, ताकि ये हमारा जो मॉलिक्यूल है, हमारा जो आयन है वो स्टेबल हो जाए। ये देखें ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया जंप करके इस कार्बन के पास, और हाइड्रोजन जो इधर था वो इधर चला गया, CH3 बन गया। ये इसे कहते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से जो पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर टर्शरी कार्बोकेटाइन बनने की कोशिश करता है। हाइड्रोजन इधर, ये पॉजिटिव चार्ज इधर, इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट स्टेप्स। ये सारे रीअरेंजमेंट स्टेप्स हैं ये तीनों। सर मेजर और माइनर जो प्रोडक्ट होते हैं क्या डिफरेंस होता है? सर मेजर और माइनर जो प्रोडक्ट बनती है उसका क्या डिफरेंस होता है, मतलब कैसे पता लगता है कि ये मेजर है ये माइनर प्रोडक्ट बनी है? एनालिसिस के जरिए आपके पास एक बीकर के अंदर प्रोडक्ट्स बनती हैं, आप उन प्रोडक्ट्स में स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, हर एक जो हमारे पास, जैसे अब ये 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन है, अगर 1 मिथाइल 2 ब्यूटीन बनती है, या सॉरी 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन बनती है, तो उसकी प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट में फर्क होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, रिएक्शन डिफरेंट देंगे, ये रिएक्शन और देगा, वो कोई और रिएक्शन देगा। इसी तरह एक्सरे एनालिसिस के जरिए इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है, स्ट्रक्चर से पता चलता है। तो ये स्ट्रक्चर्स के जरिए एनालाइज किया जाता है कि जो प्रोडक्ट बन रही है वो ज़्यादा कौन सी है। फिर उस बेस पे ये मैकेनिज्म, अच्छा ये ऐसा कुछ हुआ होगा, फिर ऐसा कुछ हुआ होगा, फिर ऐसा कुछ हुआ होगा, तब जाके ये बनी होगी। ठीक है, और वो स्टेबिलिटी की सारी बेस पर ये बातें बताई जाती हैं कि ये स्टेबिलिटी की पर ये सारे रिएक्शंस रीअरेंजमेंट्स चलती जाती हैं और आखिर में फिर हमारी मेजर प्रोडक्ट तक
रिएक्शन को लेके जाया जाता है, इसे कहते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, सो मिथाइल टू ब्यूटीन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये हाइड्रोजन चला गया, डबल बॉन्ड बन गया। अच्छा, उसके बाद जी ये है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। देखें वर्ड फिर आ गया डी, और इसके साथ है हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन दोनों, यानी कि हाइड्रोजन भी रिमूव करना है, हैलोजन ग्रुप भी रिमूव करना है। तो दो ग्रुप्स हमने रिमूव करने हैं अल्काइल हैलाइड्स में से। तो मैंने अभी आपको बताया भी है कि जब भी डी का मतलब है रिमूवल, एलिमिनेशन, तो जब एलिमिनेशन होती है तो इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो देखते हैं, आइए, अल्काइल हैलाइड्स की डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवानी है। ठीक है, तो इसमें अल्कीन्स बनते हैं और मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है आपने। अल्काइल हैलाइड्स, ये आ गया अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स आप जानते हैं जिसमें जो अल्केन है उसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके हैलोजन ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, उसमें हम क्या, ये एक बेसिक कैटालाइज्ड रिएक्शन है जिसमें हम अल्कोहलिक पोटाश इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अल्कोहलिक पोटाश, इसको AlKOH के साथ भी डिनोट किया जाता है, अल्कोहलिक पोटाश। इसे बेस कैटालाइस्ट कहते हैं। इस कैटालिस्ट की मदद से इस रिएक्शन को फुलफिल करवाया जाता है। देखते हैं कैसे। ये OH नेगेटिव रिलीज करती है, अल्कोहलिक पोटाश OH नेगेटिव रिलीज करती है। ये OH नेगेटिव इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ से हैलोजन ग्रुप रिमूव करता है, हाइड्रोजन रिमूव करता है इस कार्बन से। ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इस तरह से हाइड्रोजन हो गया, तो दो निकल गए, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इसके साथ मिलकर वाटर बना देगा और X नेगेटिव रिलीज हो जाता है। मैकेनिज्म E2 मैकेनिज्म, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। 2 स्टेप रिएक्शन देखते हैं। ये देखें, अगर यहाँ पे पहले एक स्टेप में इसको बताया गया है कि इसमें हैलोजन ग्रुप रिमूव हो जाता है। ठीक है, पहले स्टेप में हैलोजन ग्रुप रिमूव हो जाता है और फिर दूसरे स्टेप में ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है और ये डबल बॉन्ड बनता है। ओरिएंटेशन इन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, यहाँ भी वही चीज़ है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है सेज़ेफ रूल के मुताबिक, जिस अल्कीन में अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगी। वो ज्यादा स्टेबल होगी। जितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, डबल बॉन्ड वाली कार्बन, ये याद रखना, डबल बॉन्ड वाली कार्बन, डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगी। देखें ये Cr2 है, Cr2 है, इधर Cr2 है लेकिन इधर CHR आ गया, एक R आ गया है, एक H आ गया है, सॉरी, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। इसमें 2 H आ गए हैं, स्टेबिलिटी मजीद कम हो गई। इसमें यहाँ 2 H आ गए हैं, इधर एक H, इधर भी एक H है, इसकी स्टेबिलिटी मजीद कम हो गई। अब इधर से एक और H2, इधर H, 3 H आ गए, स्टेबिलिटी मजीद कम। और फिर लास्ट पे जब सारे R चले जाते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है इनके विद रिस्पेक्ट। अब वो ये कहता है कि मेरे पास एक रिएक्शन करवाया गया, ये अब समझ लें एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं हम, एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं। हमने 1 क्लोरोब्यूटेन लिया, 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, एक अल्काइल हैलाइड है 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, 4 कार्बन एटम्स हैं, और मैंने उसकी करवाई डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, यही वाली, ठीक है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवा ली इस 1 क्लोरोब्यूटेन की। तो ये इससे हमें प्रोडक्ट जो मिलती है वो सिर्फ एक ही किस्म की प्रोडक्ट मिलती है, ओनली ब्यूट 1 ब्यूटीन भी इसे कहते हैं। ठीक है, 1 ब्यूटीन हमें 1 क्लोरोब्यूटेन से मिल गया। अब मैंने क्या, एक और रिएक्शन करवाया जिसमें मैंने लिया 2 क्लोरोब्यूटेन और इससे मैंने प्रोडक्ट्स बनाई, रिएक्शन करवाया, ये वाला डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाई, मैंने प्रोडक्ट्स बनाई। तो मुझे 2 किस्म की प्रोडक्ट्स मिली। कौन कौन सी? ब्यूट 2ईन एंड ब्यूट 1ईन, 2 प्रोडक्ट्स मिली हैं इस 2 क्लोरोब्यूटेन को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाने पर। आइए देखते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कैसे मिली हैं और हम ये क्यों कह रहे हैं कि
दो प्रोडक्ट्स मिलेंगी और इसमें एक ज़्यादा स्टेबल होगी। अब आप देखें कि ब्यूट 1 इन ज़्यादा स्टेबल है या ब्यूट 2 इन? हाँ जी, कोई बच्चा बता सकता है ब्यूट 2 इन या ब्यूट 1 इन, दोनों में से स्टेबल कौन होगी? जी हाँ सर ब्यूट 2 इन ज़्यादा स्टेबल होगी। वेरी गुड, शाबाश। ब्यूट 2 इन ज़्यादा स्टेबल होगी क्योंकि ब्यूट 2 इन में ये जैसे ये अगर इसको हाँ दो कार्बन इधर भी होंगे, दो कार्बन उधर भी होंगे, दरमियान में डबल बॉन्ड होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्यूट 2 इन ज़्यादा स्टेबल होगी। अब यही इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मोर स्टेबल अल्कीन मोर इजीली इट इज फॉर्म्ड, कि जो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी वो उतनी ही आसानी से बन सकती है। जैसे ये देखें, अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर हम हैलोजन ग्रुप रिमूव करवाते हैं अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करते तो अल्कोहलिक KOH इसके साथ आकर अटैच हुआ, ठीक है, और ये स्टेट बनेगी, ठीक है, यानी कि ये बॉन्ड बन रहा होगा OH और H का, ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, और इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनने जा रहा है और इस कार्बन और इस हैलोजन के दरमियान बॉन्ड टूट रहा है। जब ये सारे हो जाएंगे तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया, X नेगेटिव रिलीज हो गया, H2O पानी निकल गया। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसेस के लिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये सबसे ज़्यादा आसानी से रिएक्ट करके 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स आसानी से रिएक्ट करके अल्कीन्स बनाते हैं, और फिर सेकेंडरी अल्काइल्स उससे कम, और फिर प्राइमरी सबसे कम। रीज़न स्टेबिलिटी रीज़न, ये आपको पता है कि ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी वो हाईली ब्रांच, तो वो हाईली स्टेबल होगी, ठीक है। ये इन दो पॉइंट्स को पढ़ते हैं, ये यहाँ से द स्ट्रक्चर बिकम मोर ब्रांच एट कार्बन एटम बेयरिंग हैलोजन, ठीक है, 3 डिग्री की बात हो रही है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। द स्ट्रक्चर बिकम मोर ब्रांच एट कार्बन एटम बेयरिंग हैलोजन, कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, अगर वो कार्बन ज़्यादा कार्बन के साथ अटैच है, ब्रांचेस अटैच हैं उसके साथ, दिस इंक्रीज्ड ब्रांचेस, ये जो ब्रांचेस बढ़ गई हैं, यहाँ पे दो रिजल्ट सामने आते हैं। पहला, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर अटैक बाय अ बेस, ये पहला रिजल्ट यहाँ से आपको समझाता हूँ कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, अगर ये फर्दर कार्बन एटम्स के साथ अटैच होती है, जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतने ही ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, और उतनी ही जल्दी ये बेस हाइड्रोजन पे अटैक कर सकेगी। तो अगर ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगी तो ये रिएक्शन तेजी से हो सकेगा, ये OH जल्दी अटैक कर सकेगा। अगर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगी ना, प्राइमरी, तो इसमें सिर्फ एक ही कार्बन होगा जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो OH को इस H पे अटैक करने पे मुश्किल होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है, एक ही ग्रुप है जिसके पास हाइड्रोजन है। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे रिएक्शन उतनी तेजी से हो सकेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग उतनी ही तेजी से हो सकेगी, डबल बॉन्ड उतनी तेजी से बन सकेगा। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दूसरी, इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ मोर हाईली ब्रांच्ड अल्कीन, ये आप सेज़र रूल पढ़ा है आपने कि उसमें जो डबल बॉन्ड बनता है वो डबल बॉन्ड उन कार्बन्स के दरमियान बनता है जो हाईली ब्रांच्ड होती हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि जो डबल बनता है वो हाईली ब्रांच्ड होता है, ठीक है, ये ऊपर भी आपने देख लिया है सेज़र रूल, ठीक है। सेज़र रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन देखते हैं, मैकेनिज्म E1 मैकेनिज्म है। E1 मैकेनिज्म कैसे फॉलो होगा? E1 मैकेनिज्म 2 स्टेप का रिएक्शन है, ये 2 स्टेप रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। देखें, फर्स्ट स्टेप हैलोजन ग्रुप रिमूव होगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये इस कार्बन से रिक्वेस्ट करेगा अपने फैमिली मेंबर से अपना हाइड्रोजन रिलीज करने के लिए, इसके दरमियान डबल बॉन्ड बन सकता है, इसके लिए हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए
ज़रूरी है कि जो हमने अल्कोहलिक KOH बेस यूज़ की है वो OH नेगेटिव आयन इस H के साथ मिलकर वाटर रिलीज कर देगा, तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा ये, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये फिर मिस्टेक हुई भी है यहाँ पे, ठीक है। ये फिर 4 बॉन्ड बना दिए उन्होंने, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद पढ़ लिया कि 3 डिग्री जो है अल्काइल हाइड्स वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनकी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी। जैसे ये रिएक्शन आ गया 2 क्लोरो जो भी है, इसमें सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम क्लोरीन रिमूव करवा देते हैं तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो ये बनना चाहेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो ये अपना अल्काइल ग्रुप इधर भेज देगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखें अल्काइल ग्रुप इधर आ गया, 1 2 अल्काइल शिफ्ट। अब हाँ जी, तो अब रिमूवल होगी H की, इसमें से या इधर से, यहाँ से, ठीक है। तो हमने ये H ग्रुप रिमूव करना है, ठीक है। तो H जब रिमूव होगा तो इस कार्बन और इस कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब फिर मैं वही बात बता रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन, ये कार्बन भी रिमूव कर सकती है, ये कार्बन भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकती है। हमने पढ़ा है ना कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो अपनी साथ वाली कार्बन से रिक्वेस्ट करती है कि अपना एक हाइड्रोजन रिलीज कर दें काइंडली और मेरे साथ डबल बॉन्ड बना। तो ये कार्बन कहती है नहीं यार मैं तुम्हारे साथ स्टेबल बॉन्ड नहीं बनाऊंगी। ये कार्बन कहती है नहीं यार मैं भी तुम्हारे साथ स्टेबल बॉन्ड नहीं बनाऊंगी। ये कार्बन कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ स्टेबल बॉन्ड बना सकती हूँ। अच्छा कैसे? क्योंकि जब डबल बॉन्ड बनेगा हमारे दरमियान तो मेरे पास 2 अल्काइल ग्रुप्स होंगे, और ये कहती है हाँ यार वैसे मेरे पास भी 2 कार्बन एटम्स होंगे, अल्काइल ग्रुप्स 2 होंगे। तो अल्काइल ग्रुप्स क्योंकि इसमें ज़्यादा हैं इसीलिए ये चीफ प्रोडक्ट होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी। और माइनर प्रोडक्ट जी हाँ बिल्कुल बन सकती है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन सकता है, लेकिन वो माइनर होगा क्योंकि कार्बन इसके पास अल्काइल ग्रुप्स कम है। ये अल्काइल डबल बॉन्ड तो बना लेगी लेकिन वो डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा। ये भी डबल बॉन्ड बना सकती है लेकिन स्टेबल नहीं होना। जब ये बनाएगी तो स्टेबल होगा क्योंकि अल्काइल ग्रुप इसके पास भी ज्यादा है, इसलिए ये चीफ प्रोडक्ट बनेगी। For a given halogen, what is the order of reactivity of various alkyl halides? Halogens के मुताबिक आपने बताना है कि रिएक्टिविटी क्या होगी। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के मुताबिक आपने बता दिया। अब हैलोजेंस के मुताबिक बताने के लिए आप ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। यहाँ भी आ गया है। हैलोजन के लिए आपने अल्काइल हैलाइड एक्टिविटी बताई कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड सबसे रिएक्टिव होते हैं, फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। रीजन आपको पता है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी से कम, और फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ गया फॉर अ गिवन अल्काइल ग्रुप। अगर हम अल्काइल ग्रुप सेम रखते हैं और हैलोजन डिफरेंट लगाते हैं तो फिर आयोडीन अगर हो के साथ तो हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, उसके बाद फिर अल्काइल क्लोराइड और फिर अल्काइल फ्लोराइड। ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन और आयोडीन ये दोनों मैक्सिमम रिएक्टिविटी शो करवाते हैं, क्योंकि ये इनका जो बॉन्ड है ये आसानी से टूट जाता है, ठीक है, ये आसानी से टूट जाता है। इसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिनिमम है, ये आसानी से टूट जाता है। कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड होगा तो वो टूटेगा ही नहीं आसानी से। जब आसानी से टूटेगा नहीं तो रिएक्शन किधर होगा, ठीक है। इसलिए कार्बन और आयोडीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो मिनिमम होती है।
व्हाट इज सेज़ेफ रूल पढ़ लिया है। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन द हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक KOH more stable alkene is obtained, it is according to which rule? हाँ जी बताएंगे। अल्काइल हैलाइड्स हम तो दो कार्बन एटम्स के दरमियान बनता है अल्काइल होते हैं। ये हमने पढ़ लिया, अभी ऊपर आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, वही चीज बार बार रिपीट। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ कैन यू ऑब्टेन अल्कीन बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स। हाँ जी हुए हैं, डीहैलोजिनेशन हो रही है, डी का मतलब रिमूवल, एलिमिनेशन, हैलोजन ग्रुप की रिमूवल, डाइहैलाइड्स तो वर्ड शो कर रहा है कि दो हैलोजन ग्रुप होंगे, तो हमने डीहैलोजिनेशन सिर्फ हैलोजन ग्रुप ही रिमूव करना है। तो देखते हैं जिंक एटम यूज करते हैं, हम जिंक मेटल यूज करते हैं, ये दोनों अपने अल्काइल ग्रुप सॉरी हैलाइड ग्रुप को अपने साथ अटैच कर लेता है, जिंक हैलाइड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है। मैकेनिज्म एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, एग्जांपल्स के बाद ये मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म देखें, जिंक क्योंकि एक मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, और ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है। ठीक है, क्या मतलब, जिंक के पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये ब्रोमीन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दिखाता है। ठीक है, इस तरह जैसे छोटे बच्चे को चॉकलेट दिखाई जाती है ना, ब्रोमीन को दिखाता है, ये देखो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ब्रोमीन कहता है जो सर आपकी आवाज कट रही है। जस्ट वेट अ मिनट, इसको सेट करूं फिर। सर जी नहीं आ रही आवाज आपकी। जी हेलो, यस सर, अब आइए। सर अब आइए सही आवाज। हाँ जी, तो मैकेनिज्म देख रहे हैं हम, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और, छोटे बच्चे चॉकलेट दिखाई सर अब ज्यादा खराब हो गई है आवाज। नहीं आ रही सर, एक बात की समझ नहीं आ रही।
सर अब आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल। आवाज कट रही है आपकी। कार्बन को ये नहीं आ रही और जी कोई आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है सही तरह? यस सर, अब आ फिलहाल रही तक तो है। आ रही है। सर आप जैसे ही पढ़ाना शुरू करेंगे फिर कट कट के आएगी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये ब्रोमीन का बॉन्ड टूट गया तो कार्बन ने दूसरे कार्बन को बताया ये कहानी कि ब्रोमीन ने मेरे साथ बॉन्ड तोड़ दिया है, तो ये तो इसका फैमिली मेंबर है ना, फिर ये भी बॉन्ड तोड़ देता है। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये ब्रोमीन नेगेटिव के तौर पे और ZnBr प्लस के तौर पे, यानी ट्रांस एलिमिनेशन, ऐसी एलिमिनेशन जिसकी वजह से फर्दर मॉलिक्यूल में एलिमिनेशन होती है, जिसे हम ट्रांस एलिमिनेशन कहते हैं। तो ये ट्रांस एलिमिनेशन की वजह से अल्कीन बनती है और Zn2+Br नेगेटिव बनता है, फिर फर्दर ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। इसका एक और रिएक्शन, हाउ इन अल्कीन्स बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस की रिडक्शन के जरिए भी हम अल्कीन हासिल कर सकते हैं, अल्काइंस की रिडक्शन। और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, सॉरी डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स में हाइड्रोजन रिमूव करके हम डबल बॉन्ड हासिल कर सकते हैं। देखें ये पहला रिएक्शन जिसमें हमारे पास अल्काइन मौजूद है, हमने अल्काइन की रिडक्शन करवानी है, तो इस रिडक्शन के लिए हम दो कैटलिस्ट यूज करते हैं, एक सोडियम लिक्विड NH3, ठीक है, लिक्विड NH3 और सोडियम इस्तेमाल किया जाता है। जब ये यूज करेंगे तो ट्रांस अल्कीन बनेगा, ट्रांस अल्कीन। और अगर आप प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं H2 के साथ तो ये बनती है सिस अल्कीन, सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म, दो फॉर्म्स बनती हैं। डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स की डीहाइड्रोजिनेशन करवानी है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो इसके लिए Cr2 और Al2O3 एल्यूमिना और क्रोमियम कैटलिस्ट ऑक्साइड्स यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो जैसे ये अल्केन जिसमें से पास करते हैं अल्केन के वेपर्स, तो ये कन्वर्ट हो जाती है आइसोब्यूटाइलीन में, आइसोब्यूटाइलीन इनटू आइसोब्यूटाइलीन, ये देख लें, यानी डीहाइड्रोजिनेशन हुई है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, विच अल्कोहल of each pair would you expect to be more easily dehydrated, कि अल्कोहल का इसमें से कौन सा पेयर है जो कि ज़्यादा इजीली डिहाइड्रेट हो सकता है। ठीक है, अब आपने ये तो अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, इस चीज़ को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन नियोपेंटाइल अल्कोहल, सी कार्बन उसके साथ CH2 है और CH3 लगा हुआ है, इसके साथ 3 कार्बन अटैच है, इसको हम एसिड के साथ हीट करते हैं तो अल्कीन बनता है C5H10। आपने बताना है कि वो जो अल्कीन बनेगी उसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगी, उसकी IUPAC नेमिंग करनी है, और वो जो मेजर प्रोडक्ट बनती है उसकी रीज़न बतानी है कि वो मेजर प्रोडक्ट क्यों बनती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है जो हमने पढ़ लिया है। देख लें, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इधर शिफ्ट होगी, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। State and explain the briefly main distinction between the geometrical isomers. Main distinction यानी कि geometrical isomers में हम main difference कैसे पता लगाते हैं। ये देखिए main difference, डाइपोल मूवमेंट के जरिए, डाइपोल मूवमेंट सिस
अगर होगा सिस 1 2 डाइब्रोमो इथीन होगा तो इसमें डाइपोल मोमेंट होती है 1.35, जबकि ट्रांस में डाइपोल मोमेंट 0 होती है। फिर अगर हम बात करते हैं ये आपको पता है कि बॉन्ड पोलैरिटी खत्म हो जाती है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। ये दोनों इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, दोनों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये आपने गौर करने हैं। पहला बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से, अगर हम सिस आइसोमर की बात करें तो सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, सिस आइसोमर का ट्रांस आइसोमर की निस्बत बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सिस आइसोमर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्यों? क्योंकि सिस आइसोमर की डाइपोल मूवमेंट होती है ये 1.35। तो जिस भी मॉलिक्यूल की डाइपोल डाइपोल वर्ड भी बता रहा है कि इसमें पोल्स मौजूद होते हैं, पोल्स, चार्जेस, ठीक है, और इसमें चार्जेस का इफेक्ट कैंसल आउट नहीं होता, जिसका इफेक्ट कैंसल आउट नहीं होता। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बता रही है कि इसमें पोलैरिटी होगी। तो जब किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होगी तो इसका मतलब कि वो अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट कर सकता है। जबकि ट्रांस में देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट 0 होती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इसमें पोलैरिटी कोई नहीं है। जब पोलैरिटी नहीं होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी नहीं है। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का नोट किया जाता है ना, ठीक है, तो लिक्विड यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा सिस की निस्बत। एग्जांपल, ये क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है एग्जांपल को कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस टू ब्यूटीन इज ग्रेटर देन ट्रांस टू ब्यूटीन, व्हाई? आप बताएंगे डाइपोल मोमेंट की वजह से। मेल्टिंग पॉइंट, सिस और ट्रांस आइसोमर में मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर किया जाए तो ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये ट्रांस आइसोमर, ये वाला, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हम सॉलिड्स का नोट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली ये जब पैकिंग करते हैं ना, ये जो ट्रांस आइसोमर्स हैं, जब ये पैकिंग करते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सॉलिड स्ट्रक्चर में इनकी पैकिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है, ठीक है। सॉलिड स्ट्रक्चर में इनकी पैकिंग बहुत अच्छे तरीके से बनती है, क्लोजली पैक क्रिस्टल लैटिस बनता है ट्रांस आइसोमर्स का। जबकि सिस आइसोमर्स में क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड पे होते हैं, तो इसलिए बड़ी मुश्किल से ये अपने क्रिस्टल लैटिस को बनाता है, और क्रिस्टल लैटिस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इतने अच्छे अरेंजमेंट नहीं दिखाते, तो जो सॉलिड सिस से बनेगा वो इतना स्ट्रॉन्ग सॉलिड नहीं होगा, वो इतना अच्छा क्रिस्टल नहीं होगा। जबकि ट्रांस से बनने वाला जो क्रिस्टल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा होता है, क्लोजली पैक होता है, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है ट्रांस आइसोमर का। ये एग्जांपल क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। मैलिक एसिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट दिया 403, जबकि फ्यूमेरिक एसिड ये ट्रांस फॉर्म होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 503 केल्विन दिया हुआ है। मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये दिया गया है, ये देखिए, मैलिक एसिड लेस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और फ्यूमेरिक एसिड इसका ज़्यादा सिमेट्रिकल है, मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है, क्रिस्टल पैकिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है इसका, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी फ्यूमेरिक का हाई होता है। चलिए आज हम यहीं पे डन करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सॉरी फॉर्मेशन ऑफ रिंग, ये ख़त्म हो गया, बस ये क्वेश्चन ख़त्म कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रिंग, रिंग कंपाउंड में ये H यहाँ से और एक H यहाँ से पानी निकल गया, ये OH, यहाँ से H पानी निकल गया, पीछे क्या बच गया, एक ये ऑक्सीजन और ये दोनों ये लेते हैं 3 ऑक्सीजन। तो सिस आइसोमर की रिंग
फ्यूमेरिक एसिड में ट्रांसफॉर्म के अंदर ये COOH ग्रुप इस साइड पे आ जाता है, ये देखिए ये आ गया इस साइड पे। अब इस साइड से रिंग फॉर्म नहीं बन सकती है, रिंग कहाँ बनेगी, COOH ही कोई नहीं है इधर। रिंग तो तब बन सकती है जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड होगा और ये घूमेगा, रोटेट कर COOH इधर आएगा, फिर बॉन्डिंग बनेगी। तो फ्यूमेरिक में रिंग बनाना बहुत मुश्किल होता है, बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, बाइक बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। जबकि मैलिक एसिड में सिर्फ हीट करने से पानी निकल जाए तो बॉन्ड के दरमियान रिंग बन जाएगी, बस सिर्फ पानी निकालना। बॉन्ड तोड़ने के ज्यादा मैलिक एसिड से रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाता। यहाँ तक आज हम डन करते हैं, फिर इस क्वेश्चन जी यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें ठीक है जी, क्लास